राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझते हैं बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन नाम क्यों पड़ा। क्योंकि इसे दो साइंटिस्ट जो कौन थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, ग्रेगर बेंथम एंड जेडी हुकर, इन्होंने मिल करके इस क्लासिफिकेशन को दिया था। तो सबसे पहले नोट्स के थ्रू ही आज हम समझने वाले हैं ताकि कम समय लगे। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगर बेंथम एंड जेडी हुकर फॉर इंग्लिश बॉटनिस्ट। जो ग्रेगर बेंथम है एंड जेडी हुकर हैं, वो क्या थे, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे या इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो वनस्पति विज्ञान की स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम वर वर्किंग इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्यू शहर में रॉयल बॉटनिकल गार्डन पाया जाता है, जो कि क्या है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यही जो बॉटनिकल गार्डन है उसी में इन्होंने ये क्या, दोनों जो साइंटिस्ट है वो वर्क कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने अध्ययन किया और इस क्लासिफिकेशन की रचना कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं बेंथम एंड हुकर गेव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 3 वॉल्यूम ऑफ जेनरा प्लांटेरम। मैंने पिछले वीडियो में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो हमारे लीनियस हैं उन्होंने 4 किताबों को पब्लिश किया था, जिसमें जेनरा प्लांटेरम भी था। इस जेनरा प्लांटेरम में जो जेनरा प्लांटेरम है उसके तीसरे वॉल्यूम में इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र किया गया है। जो लिनियस जी हैं उन्होंने अपने जेनरा प्लांटेरम के तीसरे वॉल्यूम में क्या किया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र किया है। क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर और नेचुरल एफिनिटी इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लाइन आपको बता रही है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से पौधों को बांटा गया है। तो जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें ये ध्यान दिया गया है कि पौधे की नेचुरल कैरेक्टर के बारे में, कि उसका स्टेमन कैसा है, उसके कैलिक्स कोरोला कैसे हैं, सेपरेट है कि नहीं, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी जो गुण होते हैं उसे कहा जाता है नेचुरल कैरेक्टर, उसकी नेचुरल विशेषताएं हैं पौधे की। इन दिस क्लासिफिकेशन दे गिव 200 और 202 फैमिलीज। इस क्लासिफिकेशन में 200 या 202, अधिकतर समझिएगा 202 परिवार, फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें से 199 एंजियोस्पर्म है और 3 क्या है, जिम्नोस्पर्मिक फैमिली है, ठीक है। 3 जिम्नोस्पर्म की फैमिली और 199 एंजियोस्पर्म की फैमिली के बारे में इस क्लासिफिकेशन में बताया गया है। ऑफ एंजियोस्पर्म फर्दर दे हैव डिस्क्राइब्ड 97,205 species of 7,569 जेनेरा। मतलब इसमें 97,205 स्पीसीज के बारे में और 7,569 जेनेरा के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपको याद होगा तो याद रखिएगा, बस ना याद हो पा रहा हो ये नंबर तो आपको बस ये याद रखना है कि इस क्लासिफिकेशन में 202 फैमिली के बारे में बताया गया है, जिसमें से 199 क्या है, एंजियोस्पर्म की फैमिली है और 3 क्या है, जिम्नोस्पर्म की फैमिली है, ठीक है। दे हैव प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें जो एंजियोस्पर्म है उसको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्मेटोफाइटा है, मतलब सीड प्लांट। सीड प्लांट कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म होता है, जिसमें सीड बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, डाइकोटिलीडन, दूसरा है जिम्नोस्पर्म और तीसरा है हमारा मोनोकोटिलीडन, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये जो हमने अभी लाइन पढ़ा उसमें कहा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म की 2 कोटिलीडन के बीच में रखा गया है। मतलब 2 भाग के 2 ग्रुप के बीच में एंजियोस्पर्म को रखा गया है। पहला क्या है, डाइकोटिलीडन, दूसरा है जिम्नोस्पर्म और तीसरा है मोनोकोटिलीडन, ओके। अगला बात करते हैं, देयर फैमिली बिगन विथ रैननकुलेशी एंड एंड विथ ग्रेमिनेई। जो फैमिली की स्टार्टिंग होती है वो रैननकुलेशी से होती है, रैननकुलेशी से इसकी फैमिली स्टार्ट होती है और अंत कहाँ होता है, ग्रेमिनेई पे होता है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड इन ब्रिटेन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीमेरिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डीमेरिट क्या है, इसकी जो कमियां हैं इस क्लासिफिकेशन की क्या है, उसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डीमेरिट एंड मेरिट ऑफ बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन एंड इसके जो क्लासिफिकेशन के जो टर्म है उनके बारे में समझेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ब्रिटेन में बहुत अच्छी तरीके से क्या है एक्सेप्टेड है, स्वीकार किया गया है ब्रिटेन के लोग, और हमारा जो इंडिया है वो भी इसको एक्सेप्ट किया है, किसको, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। केवल यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जर्मनी 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस सिस्टम को खारिज कर दिया है, इसको स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे कह रहा है कि इट्स कॉमनवेल्थ कंट्री, और इससे जो मिलता जुलता जो कंट्री है उन्होंने भी क्या किया, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है। बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड जर्मनी, लेकिन ये यूरोप, जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका में अस्वीकार किया गया है, इसको खारिज कर दिया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज ईजिली वर्कआउट इन प्रैक्टिस। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही आसान होता है प्रयोग में लाने के लिए। हमें जो भी रिसर्च करना होगा तो हम इसी के आधार पर, चाहे हम लोग हर्बेरियम बनाते हैं, हम जितने भी हर्बेरियम बनाते हैं वो हमारे बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के आधार पर ही बनाया जाता है। कब स्टार्ट होगा, रैननकुलेसी से स्टार्ट होगा और जर्मनी पे जाकर अंत हो जाएगा उसका, ठीक है। मोस्ट ऑफ हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की जो हर्बेरिया है, हर्बेरियम जो हम लोग बनाते हैं उसको हर्बेरिया कहा जाता है, ठीक है। अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज किया गया है। अब चलिए हम इसके जो क्लास है उसके बारे में समझ लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है और उसमें कितने ऑर्डर और कितनी सीरीज हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊंगी, ठीक है। जो स्पर्मेटोफाइटा है, जो हमारा एंजियोस्पर्म है, उसे 3 भागों में बांटा गया, मैंने पहले ही बताया, डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन। पहले समझते हैं डाइकोटिलीडन होता क्या है। तो ऐसे पौधे जिनके पास 2 कोटिलीडन होते हैं उसको कहा जाता है डाइकोटिलीडन, और डाइकोटिलीडन में जो रूट होता है वो होता है टैप रूट, मतलब मूल जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें नहीं पाई जाती है। कौन सी? मूल, जो पौधे के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बनी रहती है उसको कहा जाता है मूल जड़ें, टैप रूट कहा जाता है, ठीक है। डाइकोटिलीडन को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी, ठीक है। अब बात करते हैं जो डाइकोटिलीडन है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? पॉलीपिटेली, गैमीपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पॉलीपिटेली, गैमीपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपिटेली क्या होता है कि पॉलीपिटेली में जो पेरियंथ होते हैं वो बाइसेरिएट होता है और पेटल्स फ्री होता है। अब थोड़ा समझते हैं पेरियंथ क्या होता है। पेरियंथ, ठीक है। पेरियंथ जो होता है वो बाहरी गैर प्रजनन पत्तियों का समूह होता है जो कैलिक्स और कोरोला से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब अगर हम कैलिक्स और कोरोला को एक साथ रख लेते हैं तो उसको कहा जाता है पेरियंथ। उसमें जी भी जो हमारा पेरियंथ है पॉलीपेटेली में वो बाइसेरिएट है। बाइसेरिएट मतलब जो कैलिक्स और कोरोला की संख्या होगी वो 2-2 होगी, 2 कैलिक्स होंगे 2 कोरोला होंगे, और उनका जो पेटल्स होगा, जो हमारी कैलिक्स जो हमारा कोरोला होता है, कोरोला के एक भाग को पेटल्स कहते हैं, और वो पेटल्स क्या होगा? फ्री होगा, आपस में फ्यूज नहीं होंगे, आपस में चिपके हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब समझ में आया। अब बात करते हैं गैमोपिटेली के बारे में। गैमोपिटेली में जो पेरियंथ होता है वो बाइसेरिएट होता है पॉलीपिटेली की ही तरह, और पेटल्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। इसमें पेटल थे फ्री और गैमोपिटेली में क्या है? पेटल फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। इसका नोट्स हम अगले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में लिखवाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी के बारे में। मोनोक्लेमाइड में पेरियंथ क्या होता है? यूनिसेरिएट होता है, मतलब केवल एक उसमें कैलिक्स होगा और एक कोरोला होगा। अब उसमें फ्यूज्ड और फ्री की बात तो होगी नहीं, भाई अकेले है तो वो किससे फ्यूज करेगा, किससे जुड़ेगा, वो तो खुद अकेले है। तो पेरियंथ इसमें यूनिसेरिएट रहेगा। आपको याद हो गया क्या? जो हमारा एंजियोस्पर्म है वो 3 भागों में बटा होता है, मेरे साथ बोलिए, डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन में जो कोटिलीडेंस होते हैं वो क्या होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए डाइकोटिलीडन होता है, और जो रूट होता है वो होता है टैप रूट। जिम्नोस्पर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ओवरी नहीं पाई जाती है, जो हमारा अंडाशय है वो नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। अगर ओवरी नहीं होगी तो फूल कैसे होंगे, फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर भी ओवरी का ही पार्ट है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। जो फ्लावर है, फ्लावर का ही पार्ट क्या है? ओवरी है, ठीक। तो जब फ्लावर ही नहीं होगा तो ओवरी कैसी होगी, और जब ओवरी और फ्लावर ना होगा तो जो सीड होगा वो क्या होगा? नेकेड होगा। जो उसमें जो बीज होगा वो किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड वाले को। अब अगला है हमारा मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन में क्या होता है? मोनो मतलब एक और कोटिलीडेंस मतलब कोटिलीडन, तो जिसमें एक कोटिलीडन पाए जाते हैं उसको कहा जाता है मोनोकोटिलीडन।
इसमें जो रूट होगा वो होगा एडवेंटिशियस रूट, जिसे हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। जो जड़ होती है वो दो प्रकार की होती है, टैप रूट एंड जो हमारा एडवेंटिशियस रूट, जिसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो बचपन से लेकर पूरे जीवन भर चलती रहती हैं, जो पाई जाती हैं, उस जड़ों को कहा जाता है टैप रूट या मूल जड़ें। ठीक है। और जो उस मूल जड़ से छोटी छोटी जड़नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उसको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है। सहायक जो जड़ें होती हैं उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब जो हमारा मोनोकोटिलीडन है यहीं से समझ लेते हैं। मोनोकोटिलीडन को 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? माइक्रोस्पर्मेई, एपिगाइनेई, एपोकार्पेई, कोरोनेई, कैल्सिसिनेई, न्यूडीफ्लोरेई और ग्लूमिएसी। अब एक एक करके समझते हैं। माइक्रोस्पर्मेई मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है छोटा और स्पर्मेई मतलब स्पर्म। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी और बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल ओवरी पाई जाएगी। सब खेल किसका है इसमें? ओवरी का है। जो हमारा डाइकोटिलीडन था उसमें किसका खेल था? पेरिएंथ का था। ठीक है। इसमें क्या है? ओवरी का खेल है, बस ये दिमाग में बैठाइए। माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो इसमें जो ओवरी होगी वो छोटी होगी। और ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर होगी। अधिकतर केसेस में इन्फीरियर होगी। ये स्टार्टिंग के जो दो फेज है उसमें क्या है? इन्फीरियर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो माइक्रोस्पर्मेई में ओवरी इन्फीरियर होगी। अब इन्फीरियर ओवरी मतलब होता क्या है? जो हमारा कैलिक्स, कोरोला, जो हमारा आपका स्टेमन है, वो सब जिस बिंदु से जुड़े होते हैं, मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा कैलिक्स। ठीक है। और ये है कोरोला। कैलिक्स जो ग्रीन पार्ट होता है और कोरोला जो क्या होता है? हमारा कलरफुल पार्ट होता है, उसको कोरोला कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दलपुंज। और कैलिक्स को कहा जाता है वाह्य दलपुंज। ठीक। ये सब जिस पार्ट से जुड़े होते हैं, ये जिस बिंदु से जुड़े होते हैं, उस बिंदु के नीचे अगर क्या पाया जाएगा? हमारा ओवरी पाई जाएगी। अगर उस बिंदु से नीचे ओवरी पाई जाएगी तो उसको कहा जाता है इन्फीरियर ओवरी। उसे क्या कहा जाता है? इन्फीरियर ओवरी। और इस प्रकार के फूल को कहा जाता है एपीगाइनस। एपीगाइनस। ठीक है। उसे फूल को कहा जाता है एपीगाइनस। और जब जो ओवरी होगा वो इन सभी पौधे के अंडाशय को छोड़कर अन्य भागों के जुड़ाव से ऊपर पाई जाएगी, अगर यहाँ पे ऊपर होगी तो उसको कहा जाता है सुपीरियर। बस नाम से याद रखिए, सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी क्या होगी? ऊपर होगी, बड़ी होगी। कैसे? जो पौधे के अन्य भाग होंगे उसके जो जुड़ाव बिंदु है उससे अगर ऊपर पाई जाएगी तो सुपीरियर ओवरी, जिसे हाइपोगाइनस कहते हैं। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। ठीक है। वो सब आपको कल समझ में आ जाएगा। हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी उसको कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एपिगाइनेई में क्या होगा? जो सीड होगा वो लार्ज होगा। एपिगाइनेई में सीड क्या होगा? लार्ज होगा। उसमें क्या था? छोटा था। और ओवरी इन्फीरियर होगी। दोनों में अंतर समझ में आ गया, एपिगाइनेई और माइक्रोस्पर्मेई में। इसमें क्या होगा? ओवरी इन्फीरियर, इसमें भी ओवरी इन्फीरियर। लेकिन माइक्रोस्पर्मेई में वेरी लार्ज ओवरी होगी और स्मॉल ओवरी होगी, और एपिगाइनेई में वेरी लार्ज ओवरी होगी। ठीक है। एपोकार्पेई भी क्या होगा? जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्री होंगे। कार्पेल्स क्या होते हैं? जो हमारे गाइनोशियम होता है उसके एक भाग को कार्पेल्स कहते हैं। जैसे हमारा एंड्रोसियम पुंकेसर होता है, उसके एक भाग को पुमंग स्टेमन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो गाइनोशियम है, जिसे जायांग कहा जाता है, उसके एक भाग को कार्पल कहा जाता है। ठीक है। स्त्री केसर। ठीक है। तो ये जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। बहुत सारे कार्पल पाए जाएंगे और अलग अलग पाए जाएंगे, इसी को कहा जाता है एपोकार्पेई। और जब एक ही साथ कार्पल पाए जाते हैं उसको साइनोकार्पेई कहते हैं। अगर बहुत सारे कार्पल होंगे और सब आपस में फ्यूज्ड होंगे, आपस से जुड़े होंगे, तो उसको साइनोकार्पेई कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी जो टर्म है ना, आपको जब हम पढ़ाएंगे कुछ दिनों बाद मार्फोलॉजी ऑफ फैमिली, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए। वैसे उस टाइम भी मैं बताऊंगी। अब बात करते हैं कोरोनेनेई। कोरोनेनेई में क्या होता है? पेटलॉइड जो होता है, पेटलॉइड पाए जाएंगे और ओवरी सुपीरियर पाई जाएगी। अब यहाँ से कोरोनेनेई से जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होती जाएगी। सुपीरियर मतलब जो जुड़ाव बिंदु है पौधे के अन्य भागों की, उससे ओवरी ऊपर पाई जाएगी। ठीक। और पेटिलॉइड होता है मतलब पेटल्स इसमें पाए जाते हैं। कैल्सिसिनेई में पेरिएंथ सैप्लॉइड होता है। पेरिएंथ सैप्लॉइड मतलब क्या होता है? जो हमारा कैलिक्स और कोरोला है, जिन फूलों में कैलिक्स और कोरोला एक समान दिखाई देते हैं, उनमें अंतर हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम पेरिएंथ सैप्लॉइड। जैसे आपका हो जाएगा गुलाब, लिली, ये सारे जो है ना, गुलाब नहीं, प्याज। ठीक है। ओनियन
और लिली में क्या होगा, जो पेरियंथ होता है वो सेप्लॉइड होता है, उसमें कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है। अब बात करते हैं ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होती है, ठीक है। अब न्यूडीफ्लोरोई की बात की जाए तो पेरियंथ इसमें पाया ही नहीं जाता है, पेरियंथ की लैकिंग होती है, लैकिंग मतलब कमी, ठीक। अब बात करते हैं इसमें भी ओवरी सुपीरियर होती है। और ग्लूमेसी में क्या होता है, पेरियंथ छोटा होता है, स्केल लाइक होता है। इतना समझ में आ गया। बस आपको क्या याद रखना है, ये बस नाम याद रखना और इन सब टर्म को, इससे आप आसानी से लिख सकते हो। अब हम डाइकोटिलीडन के 3 पार्ट को समझ लिए थे, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। और उसके बाद से जो पॉलीपेटेली होता है वो 3 भागों बटा होता है, थैल्मी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। थैल्मी फ्लोरी, थैल्मी से याद रखिएगा थैलम, थैलम मतलब क्या होता है, जो थैलस होते हैं उसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और जो फ्लावर होता है वो डोमेन या कोनिकल शेप का होता है। कोनिकल आप देखे होंगे जिसमें भूजा उजा खाया जाता है, ठीक है, वो कोनिकल शेप में होता है। तो इसमें फ्लावर का जो शेप होगा वो डोमेन होगा या फिर कोनिकल शेप का होगा। और ये 6 ऑर्डर में बटा हुआ है। आप चाहे तो नाम याद रख सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि 6 ऑर्डर में बटा हुआ है। आप ऐसे लिख देंगे थैल्मी फ्लोरी, उसके बाद इसके बारे में आप बाद में लिखेंगे, मैं जैसे आपको कल दिखाऊंगी वैसे। तो थैल्मी फ्लोरी मैंने ये सब चीज़ इसलिए रख दी है कि आप ऐसे ही लिखिएगा अपने नोटबुक में, ताकि आपको याद करते समय एग्ज़ाम टाइम में आसानी हो। अभी थोड़ा मेहनत कर लोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 6 ऑर्डर में बटा गया है, जैसे कि रेनल्स, पेरेंटल्स, पॉलीगैलीन, कार्डियोफाइलिनीन, ग्यूटीफेरल्स एंड मालविल्स, ठीक है। डिस्की फ्लोरी में जो फ्लावर का शेप होगा वो कैसा होगा, डिस्क होगा, डिस्क से डिस्की फ्लोरी, याद रखिएगा। डिस्की फ्लोरी मतलब फ्लावर डिस्क शेप का, और ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक। इसमें 4 ऑर्डर्स होते हैं, जनरल्स, ओलाकेल्स, सिलेस्ट्रोल्स और सेम्पिंडल्स। अगला है कैल्सी फ्लोरी। कैल्सी फ्लोरी मतलब कप लाइक, इसमें फ्लावर का शेप होगा। ओवरी सुपीरियर या फिर इन्फीरियर दोनों भी हो सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाफ इन्फीरियर, ठीक है। बीच में होगी, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, बीच में होगी, ठीक है। 5 ऑर्डर में बटा होता है, कौन कौन सा, रोजेल्स, मेरिस्ट्रेल्स, फाइकोइडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स एंड अम्बिलेल्स, ठीक। वैसे ही अगर हम बात करते हैं गैमीपिटेली की, तो गैमीपिटेली 3 ऑर्डर में बटा होता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको बस याद क्या रखना है, सबसे पहले तो डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन में बांटा गया है। फिर डाइकोटिलीडन का 3 क्लास का नाम याद रखना है। फिर पॉलीपिटेली का 3 नाम जो है वो याद रखिए। फिर वैसे ही इसका 3 नाम जो अभी हम लोग पढ़े हैं गैमोपिटेली, ठीक इसी प्रकार से मोनोक्लेमाइडी का आप 8 नाम याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, नहीं रख सकते तो 8 सीरीज बस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो गैमीपिटेली है उसमें इन्फेरी, हेट्रोमेरी और कार्पेलेट में बांटा गया है। किसमें, गैमोपिटेली को 3 भागों में बांटा गया है, 3 ऑर्डर में, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेटेल। इन्फेरी में क्या होता है, जो एपिगाइनस होता है, एपिगाइनस मतलब जिसमें जो सुपीरियर ओवरी होगी इन्फीरियर होगी। हेट्रोमेरी में हाइपोगाइनमस, ओवरी सुपीरियर होगी, और बाइकार्पेटेल में हाइपोगाइनमस मतलब ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी। ऐसी बात करते हैं इन्फीरियर में रूबियल्स, एस्ट्रेल्स और कंपेनियल्स। वैसे ही हेट्रोमेरी की बात की जाए तो एरिकेल्स, एबिनेल्स और पेरिम्यूलेल्स। वैसे ही बाइकार्पेटेल की बात की जाए तो जेनिटेल्स, लैमियल्स और पॉलीमोनियल्स और पर्सनल्स। जो याद कर सकते हैं वो पूरा याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद हो पाता है तो बस उतना ही याद रखिएगा, ठीक है। जो मोनोक्लेमाइडी होता है वो 8 भाग में बटा होता है, 8 सीरीज में बटा होता है। कौन कौन सा, कर्व एम्ब्रियोई, जिसमें जो एम्ब्रियोई होता है वो कर्व होता है, उसको कर्व एम्ब्रियोई कहते हैं। दूसरा सीरीज है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका। तीसरा है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्टिका, जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उसको मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका कहते हैं, और इसमें क्या होगा, टेरिस्टिक भागों में पाए जाएंगे, मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्टिस। फिर अगला है माइक्रो एम्ब्रियोई, देखिए कर्व एम्ब्रियोई, माइक्रो एम्ब्रियोई, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्टिस, डेफनेल्स, फिर एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल ऑर्डिनेस एनेमेली, ठीक है। ये याद ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो 8 याद रख सकते हैं, चाहे तो आप 4 भी लिख सकते हो, और ये लिख दीजिएगा कि इसमें 8 सीरीज होता है, ठीक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।